बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन यूनिट के 6th पार्ट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जान पाएंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है और इससे रिलेटेड लॉ नेम्ड राउल्ट्स लॉ, देयर एप्लीकेशंस, फार्मूला एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ का स्टडी करते हुए वास्तव में जान पाएंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मींस बच्चों आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर को जानते हैं कि वाष्प दाब क्या है, देन इससे रिलेटेड लॉ को कंप्लीट करते हैं। किसी निश्चित ताप पर यदि एक पात्र में कोई लिक्विड लिया जाए और बच्चों ये टेम्परेचर यहां सर्टेन कर दिया जाए और इस लिक्विड की स्टीमिंग कराई जाए, देन स्टीमिंग करने पर ये जो लिक्विड है ये और इसकी स्टीम के बिटवीन यहां एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होता है, जिसके कारण इस लिक्विड और स्टीम के द्वारा सरफेस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। देन दिस प्रेशर इज नोन एज देयर वेपर प्रेशर। तो चलिए डिफाइन कर लें डेफिनेशन से कि किसी निश्चित ताप पर लिक्विड और उसकी वाष्प यानी स्टीम के मध्य जो इक्विलिब्रियम स्टेट है यानी साम्य अवस्था है, वह वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब वास्तव में उसका वाष्प दाब कहलाता है। At a constant temperature and a equilibrium state exciting between a liquid and its vapor phase, the pressure exerted by the vapor is known as their vapor pressure. Now we discussed about what are the basic factors who affecting the vapor pressure, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। बच्चों 2 फैक्टर्स हैं यहाँ, जिनमें सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड अर्थात द्रव की प्रकृति, और सेकंड है इसका टेम्परेचर। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी लिक्विड के लिए उसके वेपर प्रेशर को इफेक्टेड करते हैं। तो समझते हैं इसके फर्स्ट फैक्टर को, जो कि है नेचर ऑफ लिक्विड। सपोज दैट एक लिक्विड के लिए अगर उसके मॉलिक्यूलर मॉडल का स्टडी करें तो हम पाते हैं कि कोई सब्सटेंस सेम नेचर के मॉलिक्यूल से डेवलप करता है और किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वंडरवाल फोर्स क्रिएट होता है, जिसको काइनेटिक थीसिस में हम लोगों ने एडहेसिव फोर्स के रूप में पढ़ा था। और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस जितना कम होगा वंडरवाल फोर्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, मींस अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। और अगर वंडरवाल फोर्स का वैल्यू बच्चों इंक्रीज करेगा, देन उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी वह भी इंक्रीज करेगा। और एट लास्ट जब वंडरवाल फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, देन जस्ट अपोजिट होगा उसका वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर उस लिक्विड का डिक्रीज करेगा। तो एक तो ये फैक्टर हुआ बच्चों कि जो लिक्विड है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट या वंडरवाल फोर्स जो कि मॉलिक्यूलर कंडीशन पर इंक्रीज करता है, वहां ये वेपर प्रेशर आपका लोवेस्ट होगा यानी कम होगा। नाउ सेकेंड फैक्टर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। लिक्विड के लिए जो वेपर प्रेशर की कंडीशन है टेम्परेचर के साथ,
अगर हमने यहाँ T को कांस्टेंट कर रखा है देन इसका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, यानी बोथ आर सिमिलर। और अगर बच्चों T में हम इंक्रीज कर दें, यानी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे देन उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। देन वी सेज दैट if we increases in temperature then vapor pressure of liquids is also increases, यानी ताप बढ़ाने पर किसी द्रव के लिए उसका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है, जबकि ताप के स्थिर करने पर उस लिक्विड का वाष्प दाब स्थिर या निश्चित बना रहता है। इन कंडीशंस को लेकर के फैक्टर्स का एक नोट पॉइंट डिस्कस किया जाए, जो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए होगा। अवाष्पशील विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। और बच्चों ये 2 कंडीशंस हैं जो किसी सॉल्यूशंस के लिए फॉलोड होंगी। फर्स्ट इज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो स्टीमिंग नहीं करते हैं, अर्थात जो वाष्पशील नहीं होते हैं उन्हें अवाष्पशील कहते हैं। हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशन मेक करते हैं तो इसमें 2 सब्सटेंस की प्रेजेंस है। एक वह जो डिसॉल्व करेगा जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, मीन्स विलायक कहते हैं, और दूसरा वह भाग जो उसमें डिसॉल्व होगा उसको सॉल्यूट कहते हैं, मीन्स विलेय कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन है। और देन फर्स्ट पॉइंट से टू यू, अवाष्पशील विलेय को विलायक में अगर मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब सदैव कम हो जाता है। सपोज दैट हमने यहाँ जो सॉल्यूट लिया है ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी ये स्टीमिंग नहीं करता है, और जब इस सॉल्यूट को हम इस सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो मिलाने पर इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के लिए कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और सेकेंड कंडीशन इसी का बेस्ड एक रिजल्ट है, जिसे कह सकते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब सदैव उसके विलायक से कम होता है, यानी जो सॉल्यूशन यहाँ बना है ये स्पीकर में या इस इक्विपमेंट्स में, उसका वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। अब इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट सब्सटेंस को डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने से इसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो जाए, मीन्स कमी हो जाए, तो इस वेपर प्रेशर में होने वाली कमी को बच्चों कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आइए इससे रिलेटेड एक फाइनल रिजल्ट जान लेते हैं कि क्या वाष्प दाब में अवनमन होगा। तो इससे रिलेटेड एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और देन इसका रिजल्ट जान लेते हैं। सपोज दैट कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट सब्सटेंस और सॉल्यूट की प्रेजेंस है और टेम्परेचर T केल्विन है। तो T केल्विन टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसे P0 से डिनोट करते हैं। और अब अगर इसमें कोई सॉल्यूट सब्सटेंस जो कि नॉन वॉलेटाइल हो, मीन्स वाष्पशील ना हो, तो उसे हम अवाष्पशील कहते हैं। तो ऐसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर इसमें मिला दिया जाए तो ये जो P0 है यानी जो वेपर प्रेशर है इसका, यह चेंज होकर के PS हो जाता है। तो बच्चों माना किसी विलायक का T केल्विन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P0 है और इसमें थोड़ी सी मात्रा में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इसका वेपर प्रेशर चेंज होकर के PS हो जाता है। देन रिलेशनल फार्मूला आपको मिल जाता है। सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 at T Kelvin temperature if PS is the vapor pressure of solution obtained after dissolving a non-volatile solute in it, then the relational formula is given है। देन यहां से वन वर्ड में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन जान लेते हैं। वाष्प दाब में विलेय के घोलने के कारण जो कमी उत्पन्न होती है उसे P0 माइनस PS से प्रदर्शित करते हैं और वास्तव में यह कमी ही उसका वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। द डिफरेंस बिटवीन
vapor pressure of pure solvent, and its solution P naught minus Ps is known as lowering of vapor pressure. तो इस lowering of vapor pressure से related एक conditional formula P naught minus Ps upon P naught, ये बच्चों कंडीशनल फार्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। अब इस कंडीशन से रिलेटेड जो लॉ है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको राउल्ट्स लॉ के नाम से, आइए चलते हैं इस लॉ को समझते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं और देन इसकी एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। दिस लॉ इज गिवन बाय साइंटिस्ट राउल्ट्स in 1986. Relationship between lowering in vapor pressure and composition of the solution. ऐसे टर्म हैं जिनको लेकर के राउल्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स के लिए, जैसे लिक्विड टू लिक्विड और सॉलिड टू लिक्विड्स, जो कि मेन एज अ रिजल्ट जाने जाते हैं। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फाइनली एज ए राउल्ट्स लॉ के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए समझते हैं इनकी कंडीशंस को और वन वर्ड में इसके लॉ को। तो किसी सॉलिड और लिक्विड सबस्टेंस के लिए राउल्ट्स लॉ को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब बच्चों यहां मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है, ये राउल्ट्स लॉ का एक फाइनल रिजल्ट है जो एज ए रूल जाना जाता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब जरा डिस्कस कर लें कि मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, बिकॉज हम लोग बैक क्लासेस में इसका स्टडी कर चुके हैं, तो वहां जान पाए थे कि जब मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं देन विलेय का मोल प्रभाज इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसको अगर हम रिलेशन में लिखें देन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये कंडीशन अप्लाइड होगी इस राउल्ट्स लॉ में और देन इसका फार्मूला, बिकॉज अभी बैक में हम लोगों ने कंडीशन अप्लाइड की थी कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको लिखते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट से। तो ये कह रहा है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, देन इक्वल्स टू N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये फार्मूला राउल्ट्स लॉ के लिए उसका व्यंजक सूत्र या मेन फार्मूला कहलाता है। सो वी सेज दैट the relative lowering in vapor pressure of a solution is equals to mole fraction of the solute who present in solution, and if lowering vapor pressure is denoted by P naught minus PS upon P naught, then it is equals to the mole fraction of their solute, and mole fraction is represented by small n upon small n plus capital N. This law is known as Raoult's law. For the finding of mole number of solute in this given solution and mole number of solvent in this solution is related with the formula n equals to small w upon small m for the mole number of solute, and capital N equals to capital W upon capital M for the mole number of solvent. Then finally we also write down this formula is
as expression P naught minus PS upon P naught equals to small w upon small m upon small w upon small m plus capital W upon capital M. This formula is also expressed by this condition. तो राउल्ट्स लॉ के बाद जान लेते हैं इसकी लिमिटेशंस, यानी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर ये रूल्स फॉलो होगा या नहीं होगा। और उससे पहले स्पेशल नोट्स के रूप में पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कशन किया था आइडियल गैस इक्वेशंस का, और देन वहां कंडीशन अप्लाइड थी अकॉर्डिंग टू बायल्स एंड चार्ल्स लॉ। सिंपली वी सेज दैट an equation who followed the condition of Bayes and Charles law is known as ideal gas equation. बट यहाँ जो हम कंडीशन अप्लाइड कर रहे हैं वो राउल्ट्स लॉ के लिए। तो एक डेफिनेशन दी है मैंने यहाँ, आदर्श विलयन क्या होते हैं यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके लिए। सिंपली वी सेज दैट कि ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वे सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं, इन्हें आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। द सॉल्यूशन ओबेइंग राउल्ट्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बाद डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी इनकी लिमिटेशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ की सीमाएं कहलाती हैं। देन फर्स्ट कंडीशन फॉलोड है इसी पर, जिसे हमने आइडियल सॉल्यूशंस के रूप में पढ़ा। दिस कंडीशन इज नोन एज दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशंस, यानी ये जो नियम है केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो फुल्ली राउल्ट्स लॉ को फॉलोड करते हैं केवल उसी पर एप्लीकेबल है, अदर टाइप के सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल नहीं है। एंड सेकंड लॉ, ये नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है जहां विलेय और विलायक आपस में क्रिया कर ले या विलायक विलेय से क्रिया कर ले, तो ऐसे कंडीशंस में यह फॉलो नहीं करता है। सो सेज दैट दिस लॉ डज नॉट अप्लाई इफ इन अ सॉल्यूशन solute and solvent are react chemically. Now last limitation, ये नियम उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है जो विलायक में वियोजन अथवा संगुणन की प्रगति को दर्शाते हैं, और इस नेचर के कारण ये डिफरेंट मोड्स में अपने फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी सेज दैट इफ इन अ सॉल्यूशन solute either dissociate or associates, Raoult's law is not applicable since number of solute particles either in increased or decreased modified forms of Raoult's law are used. Then discussion कर लेते हैं applications of Raoult's law। इस नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं और क्या वैल्यूज हैं जिनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, यानी किसी विलयन में विलेय पदार्थ का अणुभार इस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने फार्मूला क्रिएट किया था अकॉर्डिंग टू लॉ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देन यहाँ कंडीशन अप्लाइड थी n इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m एंड कैपिटल n इक्वल्स टू कैपिटल w अपॉन कैपिटल m। तो इसी फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो बच्चों m जो है यहाँ ले रहे हैं ना, ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट सब्सटेंस के लिए स्मॉल m और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल M। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड एप्लीकेशन,
फॉर द फाइंडिंग ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ज्ञात कर सकते हैं इस राउल्ट्स लॉ से, इसके फार्मूले से। और देन थर्ड, फाइनली फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन के लिए उसका वाष्प दाब ज्ञात करने में यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउल्ट लॉ से बेस्ड अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करते हैं और देख पाते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आइए करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन से टू यू, शुद्ध बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय जो कि सॉलिड है 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया, मिलाया गया है, जिससे विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg हो जाता है। तो इस सॉल्यूट सब्सटेंस के लिए यानी विलेय पदार्थ के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। एट अ टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg on dissolving 2.175 gram of non-volatile solid solute in 39 gram of benzene. Vapor pressure of the solution is found to be 600 mmHg. So compute or calculate the molecular mass of solute. According to this question language, first we discussed about the given values. जो दे रखा है इस क्वेश्चन में वो वैल्यू नोट करें, और उससे भी पहले हमें बहुत जानना जरूरी होगा कि यहाँ कौन सा पार्ट है सॉल्यूट और कौन सा है सॉल्वेंट। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो 640 है। तो आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा कि वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं पी नॉट से। तो यहाँ हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। पी नॉट की वैल्यू है आपको 640 mmHg, पारे के दाब पर इसको मेजर करते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों आप जान पाते हैं कि जो क्वांटिटी है सॉल्यूट सब्सटेंस की वो स्मॉल w से लिखते हैं। देन स्मॉल w इक्वल्स टू 2.175 ग्राम। और ये डिसॉल्व किस में कर रहे हैं? सो बेंजीन में। तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ बेंजीन सॉल्वेंट होगी। और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को लिखते हैं कैपिटल W से। सो कैपिटल W इक्वल्स टू 39 ग्राम। और बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि ये जब डिसॉल्व कर देंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो 600 mmHg हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पर जो हम लोग वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं वो लोअरिंग वेपर प्रेशर है, यानी कितना कम हो जाएगा। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं PS से। देन PS इक्वल्स टू 600 mmHg। एंड क्वेश्चन से टू यू, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट के लिए मार्क करेंगे स्मॉल m से। ये फाइंड आउट करना है। और वन पार्ट इसका इंडिविजुअल है बच्चों, जो बेंजीन के लिए होगा वो है आपका कैपिटल M। तो यहां से बेंजीन का फार्मूला C6H6 और इसके लिए m का वैल्यू निकाल लें। देन 6 into 12 फॉर कार्बन एंड प्लस 6 into 1 फॉर हाइड्रोजन। फाइनली 72 plus 6 इक्वल्स टू 78। ये बच्चों कैपिटल M का वैल्यू होगा बेंजीन के लिए। अब देखिए गिवन में क्या है, पी नॉट का वैल्यू है, स्मॉल w है, कैपिटल W है, PS है और कैपिटल M है। और अब हमें यहां से M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ के फार्मूले पर। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फार्मूला होगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल W अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ राउल्ट्स लॉ।
अब बच्चों यहां से हम वैल्यूज पुट अप करें, देन पी नॉट का वैल्यू है आपके लिए 640 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस पी एस है 600 अपॉन पी नॉट हो जाएगा 640 इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू इज गिवन 2.175 इंटू कैपिटल एम कैलकुलेट किया था बेंजीन के लिए हम लोगों ने 78 अपॉन स्मॉल एम फाइंड आउट करना ही है, और इनटू कैपिटल डब्ल्यू क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है कि सॉलिड सल्यूट है जो कि डिजॉल्व करता है बेंजीन में, देन क्वांटिटी ऑफ बेंजीन है आपकी 39 ग्राम। तो इस तरह से बच्चों स्मॉल एम का वैल्यू होगा 65.25 और ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया हम लोगों ने, जो कि एप्लीकेशन को प्रूव करता है, बिकॉज राउल्ट्स लॉ के द्वारा हम सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस पर डाईएथिल ईथर का वाष्प दाब 291.8 mm है। 5.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 50 ग्राम ईथर में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 271.8 mm पाया गया। तो इस कार्बनिक यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ डाईएथिल ईथर, जिसका फार्मूला होगा C2H5O C2H5 is 291.8 mm if 5.3 gram organic compound dissolving on 50 gram ether, then vapor pressure of organic compound is 271.8 mm. So calculate the molecular mass of organic compound. इस क्वेश्चन में हमें फिर से आइडेंटिफाई करना होगा कि सल्यूट सब्सटेंस कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डाईएथिल ईथर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें 5.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिसॉल्व किया जा रहा है। तो जो घुलेगा डिसॉल्व होगा वो सल्यूट और जिसमें होगा वो सॉल्वेंट। तो चलिए वैल्यू डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सॉल्वेंट की वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 ग्राम ईथर में, तो जो डाईएथिल ईथर है उसकी क्वांटिटी है यहाँ पर 50 ग्राम, और जो घुलने वाला सब्सटेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी क्वांटिटी स्मॉल डब्ल्यू से, ये है आपकी 5.3 ग्राम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बता ही दिया गया आपको 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंज नहीं है। देन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 271.8 mm है। देन इसको डिनोट करेंगे पी नॉट से, पी नॉट इक्वल्स टू 271.8 mm। और देन बच्चों मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम लोगों ने जो डिनोट किया है डाईएथिल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 291 है। सो यहाँ पर वेपर प्रेशर कर लेते हैं डाईएथिल ईथर के लिए 291.8, और देन सेकंड है आपका सॉल्वेंट सब्सटेंस के लिए कितना रह जाता है 271.8 mm, और देन यहां से हमें स्मॉल m को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम कैपिटल M फाइंड आउट कर लें, और कैपिटल M किसके लिए? सो डाईएथिल ईथर के लिए, और डाईएथिल ईथर का फार्मूला C2H5O and C2H5 अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर इनके मास पुटअप कर लेते हैं, या इसी फार्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो कर सकते हैं। C4 टोटल ले लेते हैं काउंट करके, C4 और H10 एंड O, ये इसका कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा जिससे डाईएथिल ईथर बने। कैलकुलेट कर ले मास, तो 4 × 12
प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 10 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, देन 48 प्लस 10 प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन, और इसका टोटल करेंगे देन आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा डाईएथिल ईथर के लिए 74। ये बच्चों m की वैल्यू हो गई, तो यहां से हमने m फाइंड आउट कर लिया 74। और अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन लेते हैं, उसका फार्मूला लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ यहाँ फार्मूला यूज होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब यहां वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। पी नॉट के लिए है वैल्यू 291.8 माइनस पी एस 271.8 अपॉन पी नॉट 291.8 इक्वल्स टू स्मॉल w 5.3 इंटू कैपिटल W कैलकुलेट किया है अभी हम लोगों ने डाईएथिल ईथर का 74 अपॉन स्मॉल m फाइंड आउट करना ही है, और जबकि कैपिटल W आपको क्वेश्चन में दे रखा है 50 ग्राम। अब यहां से रिलेशनल फार्मूला m के लिए बना लेते हैं। देन m के लिए फार्मूला होगा m इक्वल्स टू पी नॉट इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इंटू कैपिटल W। वैल्यू पुट अप करें बच्चों। पी नॉट के लिए 291.8 इंटू स्मॉल w है 5.3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाईएथिल ईथर 74 अपॉन, अब यहां पर बच्चों माइनस कर लेते हैं इसको, तो 291.8 में 271.8 जब इसको माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें पी नॉट माइनस पी एस की मिल जाएगी 20। तो यहां अप्लाइड कर देंगे इसकी वैल्यू 20 और इनटू जो कैपिटल W है एज इट इज आपका बना रहेगा 50। अब इस कैलकुलेशन से यहां फाइनली हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा 114.4। ये बच्चों आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा मींस m का वैल्यू होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से हम राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बच्चों वेरिएशंस मिल सकते हैं यहाँ, बिकॉज चूंकि इस लॉ का रिलेशन है आपका मोल फ्रैक्शन से, सो इससे हम मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबमिट कर देता है फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी, तो वो सेक्शन आप मोलैरिटी वाला लेकर के भी सॉल्व कर लेंगे। और नॉर्मल कंडीशंस के लिए आज के न्यूमेरिकल्स हुए जिन पर ये लॉ बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।